हेलो स्टूडेंट्स, मैं इक्विलिब्रियम पढ़ा रहा था और इक्विलिब्रियम में अभी एक लेक्चर हुआ था और इसमें जो है आज सेकंड लेक्चर है। तो आओ देखते हैं इक्विलिब्रियम के बारे में। और इक्विलिब्रियम में आपको बताया था कि जो है फिजिकल प्रोसेस, इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस। और इक्विलिब्रियम के फिजिकल प्रोसेस में मैंने जो है आपको जो है एक चीज़ बताया था, सिर्फ एक। और एक वो क्या था, सिर्फ आपको पढ़ाया था सॉलिड से जो है लिक्विड में चेंज हो जाती थी, इसके बारे में पढ़ाया था। तो आप ये देख सकते हैं फेज इक्विलिब्रियम चल रहा था और इक्विलिब्रियम में हम आपको एक लेक्चर पढ़ाए थे। इक्विलिब्रियम में पढ़ा रहे थे फेज ट्रांसफॉर्मेशंस, और फेज ट्रांसफॉर्मेशंस में मैंने एक आपको पढ़ा दिया था। वो एक था सॉलिड है, जैसे आइस थी, और सॉलिड से जो है आपका लिक्विड बन जाता था। तो इनके बीच में इक्विलिब्रियम, जैसे वाटर है, वाटर अगर सॉलिड के फॉर्म में है और इनके बीच में वाटर का ही वेपर बन जाए तो इक्विलिब्रियम, ये मैंने आपको बता दिया था। अब आज मैं आपको दूसरा बताने जा रहा हूँ, जो आपको जो है ये रहा, कोई लिक्विड होगी और उससे क्या बन जाए, गैस। तो दूसरा आता है लिक्विड होगा और लिक्विड के से जो है लिक्विड का वेपर बन जाए, यानी लिक्विड का वेपर बन जाए, इनके बीच में इक्विलिब्रियम। ठीक है, जैसे वाटर है, वाटर किस फॉर्म में होती है, लिक्विड के फॉर्म में होती है, और वाटर का ही आपका वेपर बन जाए, इनके बीच में इक्विलिब्रियम्स, ये रहा। तो आओ देखते हैं इसके बारे में। एनसीईआरटी में अगर आप जाते हैं तो एनसीईआरटी में इसके बारे में एक एक्सपेरिमेंट बना हुआ है, तो वो एक्सपेरिमेंट बना के मैं दिखाता हूँ। जैसे अगर आप एक्सपेरिमेंट बनाना चाहते हैं तो ये रहा, ये कोई आपका जो है जार होगा शीशे का, और ये कहीं पे ऐसे रखा हुआ है, पुट किया गया है। तो ये आपको पुट कर दिया जाए, तो ये आपको इस पे रख दिया गया। ये क्लोज वेसल्स होगा तो इसको बंद कर देते हैं। और इसका यू ट्यूब है, कैसी बनी है, ये यू ट्यूब लाइक है। और यहाँ पे जो है इसको मजबूती से इसको आप बंद कर दीजिए। और इस यू ट्यूब में आपको क्या भरना होगा, मरकरी भरना होगा। तो इस यू ट्यूब में आपकी जो है मरकरी भरी होती है। तो ये आपकी यू ट्यूब में मरकरी भरी है। इसमें मरकरी भरी होती है। और आपने यहाँ पे एक जो है बाउल जो है, शुरू में एक्सपेरिमेंट करने से में पहले ही आपने यहाँ पे क्या रख दिया, एनहाइड्रस। एक कटोरी जो है, एक बाउल जो है, इसमें एनहाइड्रस जो आपका कैल्शियम क्लोराइड होगी। बच्चों, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का मतलब क्या है कि इसके अंदर जितने जो हैं आपके इसके अंदर वेपर होंगे, मॉइस्चर्स होंगे, उसको एब्जॉर्ब कर ले। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड जो होती है मॉइस्चर्स को एब्जॉर्ब करती है। आपने फिर क्या किया, ये काम हो गया, इसको निकालिए और इसके अंदर आप फ़ौरन जो है जल्दी से आप एक बाउल जो है, एक कटोरी आप में उसमें पानी रख दीजिए। तो इसी एक्सपेरिमेंट को हम रिपीट करने जा रहे हैं। फिर ये आपका यूट्यूब है, इसको अच्छी तरीके से आप टाइट कर दीजिए, इसको बंद कर दीजिए। अब की आपने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में अब की जो है आपने यहाँ क्या रखा है, अब की एक कटोरी में आपने यहाँ पे अब की पानी रखा है, ये वाटर है आपका, इसका ये H2O है, वाटर है। तो होगा क्या शुरुआत में, अब जब ये एनहाइड्रस क्लोराइड जो है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड मॉइस्चर को ले लेगी, तो ये पानी का शुरुआत में क्या होगा, वेपर बनना स्टार्ट होगा। तो वेपर बनेगा तो वेपर क्या करेगी, इसके अंदर वेपर आएगी, इस सब के अंदर क्या होगा, वाटर का वेपर होगा। तो जब वेपर होगा तो सब पे प्रेशर लगाएगी, और यहाँ पे भी जो है मरकरी जो भरा हुआ है आपका, जो Hg भरा है, इसमें क्या होगी, जैसे यहाँ पे क्या भरा हुआ आपका, लिक्विड मरकरी है। लिक्विड मरकरी क्यों लेते हैं, क्योंकि ये दीवार से चिपकती नहीं है। तो इसमें क्या होगा, जब आपका ये यू ट्यूब है और ये धीरे धीरे जब प्रेशर लगाएगा तो इसमें जो भरी हुई मरकरी है, जो इसके अंदर मरकरी भरी है, वो धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ये धीरे धीरे आपकी मरकरी की लेवल बढ़ती जाएगी।
एक कंडीशन ऐसी आएगी कि अगर जो है जब तक ये वेपर इसमें बन रहे होंगे, जब तक इसमें वेपर बढ़ते जा रहे होंगे, बनते जा रहे होंगे, तब तक ये प्रेशर लगाएंगे, इधर भी प्रेशर लगाएंगे, इधर प्रेशर लगाएंगे तो मरकरी पड़ेगी, तो मरकरी उठेगी। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी कि अगर एक भी यहाँ से अगर वाटर के मॉलिक्यूल वेपर बना, तो बना हुआ यहाँ पे अगर कोई भी वाटर मॉलिक्यूल है तुरंत क्या बन जाएगा, लिक्विड। तो इसका मतलब ये कंडीशंस आ जाएगी इक्विलिब्रियम। तो जब तक ये मरकरी उठ रही थी तब तक कोई दिक्कत है। एक लेवल ऐसी आएगी कि मरकरी कांस्टेंट हो जाएगी। मान लो यहाँ पे मरकरी का लेवल कांस्टेंट हो गया, तो इससे पता हो गया कि अब इक्विलिब्रियम आ गई। यानी एक कंडीशंस क्या कहलाएगी आपकी कि इक्विलिब्रियम आ गई। तो इक्विलिब्रियम अगर आ जाती है तब इसका मतलब है कि अब जो है जो प्रोसेस हो रही होगी, रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो इस कंडीशंस में कहेंगे कि इक्विलिब्रियम आ गई। यानी रेट ऑफ, यहाँ पे बोलेंगे कि जो लिक्विड से वेपर बन रही थी तो कहेंगे रेट ऑफ वेपराइजेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। ये कब होगी, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगी। तो कहेंगे एट इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम पर, यानी इक्विलिब्रियम आ गई होगी, यानी ये मरकरी के लेवल बराबर हो गई, यानी कांस्टेंट हो गई, तो इक्विलिब्रियम आ गई। तो कहेंगे रेट ऑफ वेपराइजेशंस, रेट ऑफ वेपराइजेशंस इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशंस, यानी भाप बनने की दर बराबर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लिक्विड बनने की दर। एक इक्विलिब्रियम पे कहानी होगी और मरकरी से आप ये इसको पहचान सकते हैं। ठीक है, अगर इसी चीज़ को देखा जाए तो जब तक ये प्रेशर बनती है मतलब ये बार बनता रहेगा, कांस्टेंट हो जाएगी। जब आप प्रेशर नापते हैं तो इसका प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स अगर बराबर हो जाते हैं, जैसे ये बनता रहा, अब ये कंडीशन आ गई, तो जब कांस्टेंट हो जाएगी तो यहाँ पे अगर आप प्रेशर्स नापेंगे तो जो प्रेशर्स इसकी होगी और यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स के बराबर हो जाए तो कहेंगे बच्चों कि ये बॉइलिंग पॉइंट कहलाती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स और वेपर प्रेशर्स लिक्विड के जब बराबर हो जाते हैं तब ऐसे बोलते हैं कि ये जो है आ गई बॉइलिंग पॉइंट्स। तो बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनीशंस आप ये चीज़ें सॉल्यूशंस में मैंने बताया था कि रेट कहेंगे वेपर प्रेशर्स ऑफ लिक्विड इज़ इक्वल टू वेपर प्रेशर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, तो कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट आ गई। जैसे जैसे आप जो है और वाटर की बॉइलिंग पॉइंट अगर आप देखते हैं किसी वाटर की बॉइलिंग पॉइंट तो 100 सेंटीग्रेड होती है, या उसमें 273 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी 100 बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर्स। नॉर्मल वाटर की कितनी होती है, 100 सेंटीग्रेड होती है। इसमें केल्विन जोड़ देंगे तो केल्विन में क्या कहेंगे, 273 तो 373 जो हो जाती है ये केल्विन टेम्परेचर हो जाएगी। तो बॉइलिंग पॉइंट कहलाती है। जैसे जैसे आप कहीं एल्टीट्यूड पे जाते हैं, कहीं एल्टीट्यूड यानी पहाड़ पे जाते हैं, तो वहाँ पे जो होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स कम हो जाती है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स कम होगी तो वहाँ पे जो है बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगी। कहीं भी क्लिम्बर्स जो होते हैं वहाँ पे जानते हैं, जब पहाड़ों पे चढ़िए तो जो कहीं ऊंचाई पे रहते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेशर्स कम होती है। तो जब प्रेशर्स कम होगी यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स कम होगी तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट वहाँ कम होगी। तो ये सब चीज़ें जो है आपको एनसीईआरटी में मिलेगी। तो एनसीईआरटी में सब बातें मिलेगी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो क्या होती है, तो वहाँ पे पहाड़ों पे जाते हैं या और ऊंचाई पे जाते हैं तो वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स कम होगी तो वहाँ बॉइलिंग पॉइंट कम होती है। ठीक है, आपको पढ़ाया था जितने आप ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीजन की प्रेशर्स कम होती है, तो वहाँ पे हम लोग को ऑक्सीजन कम मिलती है, तो सफोकेशंस होते हैं, नौजिया होती है, चिड़चिड़ापन होती है, हीमोग्लोबिन जो होते हैं सरफेस पे आ जाते हैं तो वो लाल लाल दिखने लगते हैं। जैसे कश्मीर के लोग हैं और भी पहाड़ पे जो लोग रहते हैं वो रेड कलर के दिखते हैं क्योंकि आरबीसी सरफेस पे आ जाती है। आगे देखते हैं, ये जो है आपका था फेज ट्रांसफॉर्मेशन इक्विलिब्रियम। अब अगला इक्विलिब्रियम बच्चों देखते हैं, जो आपका लास्ट था वो था जो है किसी सॉलिड को आप डायरेक्ट गैस बना देते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशंस। तो आप फेज ट्रांसफॉर्मेशन में आप इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे और ये है आपका थर्ड वाला। जो थर्ड होता है वो सॉलिड होती है और सॉलिड से डायरेक्ट आप बन जाती है कोई चीज़ गैस या वेपर बन जाती है, तो इनके बीच में इक्विलिब्रियम आ जाए। जैसे एग्जांपल किसी आप आयोडीन को ले लीजिए। आयोडीन जो होती है सॉलिड के फॉर्म में होती है और इसी आयोडीन का आपका क्या बन जाए, आयोडीन का आपका गैस बन जाता है। तो ये होता है, होता क्या है इसको भी एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं
क्या होगा, जब इस आयोडीन को सॉलिड को लीजिए और किसी जो है आप जार में या किसी डिब्बे में या किसी बेसल में रख दीजिए, क्लोज बेसल में रखिए, तो आयोडीन टूट के जो है क्लोज बेसल में रखेंगे। जैसे मान लो ये डिब्बा है, डिब्बा आपका बंद है, इस डिब्बे में जो है आप पैक कर दीजिए और यहाँ पे आपने कहीं इसमें जो है क्या रख दिया है, सॉलिड आयोडीन्स। तो ये सॉलिड क्या रख दीजिए, आयोडीन है, I2 है। तो यहाँ से आयोडीन टूट के सब्लिमेशन होगा। ऐसे प्रोसेस को आप सब्लिमेशंस भी कहते हैं, सब्लिमेशंस। कोई चीज़ सॉलिड से अगर गैस में कन्वर्ट हो जाती है तो सब्लिमेशंस कहलाती है। तो इसमें टूट के आयोडीन के वेपर होंगे, तो आयोडीन जो है इसमें टूट के जाएगी, तो आयोडीन जो है ब्लू कलर की होती है। ठीक है, जब आयोडीन ब्लू कलर की होगी या वायलेट कलर कह सकते हैं, ब्लू बजाय वायलेट कहिए तो सही रहेगा। कैसी होगी, वायलेट कलर की होगी। तो इसमें जब तक आयोडीन टूटती रहेगी तब तक इंटेंसिटी ऑफ वायलेट कलर की बढ़ती रहेगी। तो धीरे धीरे आयोडीन टूट रही है, यानी सॉलिड के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में जा रही है, तो वायलेट कलर दिखेगी। ये धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, इंटेंसिटी बढ़ती रहेगी, यानी वायलेट कलर की इंटेंसिटी जो होगी इंक्रीज़ करेगी। एक कंडीशंस ऐसी आएगी, ये इंटेंसिटी जो है एट ए टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो है, मतलब एक समय आएगा, उस समय पे इंटेंसिटी जो है कि जो वायलेट कलर है मेंटेन हो जाएगी। अब ये मेंटेन ही रहेगी, अब ये नहीं बदलेगी। तो इसका मतलब क्या है, जो भी सॉलिड का आयोडीन टूट के वेपर बन रहा था तो इंटेंसिटी बढ़ रही थी, ये टूट के बन रही थी। एक कंडीशन ऐसी आएगी, अगर एक भी सॉलिड गैस में कन्वर्ट हुआ तो उसी दौरान ये बनी हुई जो वेपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या आएगा, अब ये प्रोसेस लगातार होती रहेगी। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम आ गया, यानी पहले इंटेंसिटी वायलेट कलर की बढ़ रही थी, अब कांस्टेंट हो जाएगी। इसका मतलब इक्विलिब्रियम आ गया। तो कहेंगे इक्विलिब्रियम पर एट इक्विलिब्रियम से, यानी इक्विलिब्रियम आ गई होगी, तब क्या होगा, कहेंगे रेट ऑफ वेपराइजेशंस, यानी कोई चीज़ सॉलिड से वेपर बन रही तो क्या कहेंगे आपके कि रेट ऑफ सब्लिमेशन कह सकते हैं या वेपर भी कह सकते हैं, बराबर हो जाएगी रेट ऑफ कंडेंसेशन के, ये आप सॉलिड बन जाएगा। तो रेट ऑफ सब्लिमेशंस या रेट ऑफ वेपराइजेशंस, रेट ऑफ सब्लिमेशंस या इसे कहेंगे वेपराइजेशंस इजकल टू बराबर हो जाएगी रेट ऑफ कंडेंसेशन, है सॉलिड हो जाएगी रेट ऑफ कंडेंसेशन के। तो इसका मतलब अब क्या होगी, इस समय इंटेंसिटी जो होगी, कहेंगे इस समय कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ आयोडीन, इंटेंसिटी वायलेट कलर ऑफ आयोडीन्स, इंटेंसिटी वायलेट कलर ऑफ आयोडीन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। अब ये बनी रहेगी, यानी कांस्टेंट हो गई। तो अगर आयोडीन की वायलेट कलर कांस्टेंट हो गई तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम आ गया। सेम प्रोसेस से आप देख सकते हैं कपूर के अंदर, कैम्फर के अंदर। अगर आप कैम्फर लेते हैं, एक एग्जाम्पल ये भी है कि अगर आप कैम्फर लेते हैं सॉलिड के फॉर्म में होती है, तो इसका कैम्फर का भी आपका वेपर बन जाएगा, कैम्फर का वेपर बन जाएगा। तो इनके बीच में इक्विलिब्रियम आ सकती है। या अमोनियम क्लोराइड ले लीजिए सॉलिड के फॉर्म में, और इनके बीच में भी आपका वेपर बन जाएगा, यानी इनके सॉलिड, यानी इसी अमोनियम क्लोराइड का वेपर बन जाएगा, वेपर बन जाएगा। तो इनके बीच में क्या आ जाएगी, इक्विलिब्रियम आ जाएगी। तो ये है आपके इक्विलिब्रियम्स, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड अगर बराबर हो जाता है तो हम इनसे इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो ये 3 फेज था। अब आगे चलते हैं, इक्विलिब्रियम के आगे जो है पढ़ते हैं। ये तो आपके रेट हो गए, बराबर हो गए। अगर ये प्रोसेस लगातार चलती है तो इक्विलिब्रियम जो है डायनेमिक कहलाएगी। तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी इनसे कह सकते हैं। अब आगे बच्चों एनसीईआरटी मेरे पास है, तो इसको आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी में और क्या पढ़ना होगा। तो एनसीईआरटी में जो है चलते हैं, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम
एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसके बारे में जानते हैं। तो इससे सबसे पहले एक एनसीईआरटी में मिलेगा आपको एक्टिव मास। एनसीईआरटी में मिलेगी आपको एक्टिव मास। ये क्या होता है? एक्टिव मास को ही हम लोग बोलते हैं मोलर कंसंट्रेशन, यानी एक्टिव मास बराबर होता है, एक्टिव मास बराबर होगा, इक्वल होंगे, इसी को बोलते हैं मोलर कंसंट्रेशंस। मोलर कंसंट्रेशंस। और मोलर कंसंट्रेशन आपको हमने पढ़ाया था, मोलरिटी बताया था। ये क्या होता है? ये पढ़ाया था मोल अपॉन लीटर्स, मोल अपॉन लीटर, सॉल्यूशन में पढ़ाया था। ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन को C कहते हैं, M कह सकते हैं, या मोल अपॉन लीटर है। और मोल अपॉन लीटर क्या होता है? मोल बराबर क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट्स इनटू वॉल्यूम्स। वॉल्यूम किस में लेते हैं? लीटर में, इनटू वॉल्यूम्स, वॉल्यूम आपका लीटर में होगा। तो यही एक्टिव, तो एक्टिव मास का मतलब होता है मोल अपॉन लीटर्स। किस में पढ़ेंगे? अगर आपका गैस है या लिक्विड है तो अब इसमें हम एक्टिव मास पढ़ेंगे, यानी मोलर कंसंट्रेशन, इसको डब्बों में भर देते हैं। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे, ठीक है, इसको हम निकालेंगे, यानी हम इसको मोलर कंसंट्रेशन पढ़ेंगे, यानी हम इसे कहेंगे, इसमें पढ़ेंगे, चाहे गैस हो चाहे लिक्विड हो, कोई एक, तो इसको हम MC कहते हैं, यानी मोलर कंसंट्रेशन, यानी ये इसमें हम स्टडी करेंगे। अब अगर कोई सॉलिड होगा, कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट सॉलिड है, उसका कंसंट्रेशन हमेशा 1 होता है। 1 का मतलब यूनिटी होती है, यूनिटी होती है, यानी एक होती है। तो सॉलिड को हम लोग रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में लिखते नहीं हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू 1 होती है। तो आओ देखते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स पढ़ना हो, अगर मोल क्या कहते हैं निकालना होगा, नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल बराबर क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इसे वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो मोलर कंसंट्रेशन MC कहलाएगा, यानी एक्टिव मास कहलाएगा। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट को हम मोल कहते हैं, ठीक है, तो ये मोल हो जाएगा। या वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर से डिवाइड कर सकते हैं, 22.4 लीटर से डिवाइड कर दीजिए, तब भी आपका क्या निकल जाता है? मोल्स। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इन सबको हम यूज करेंगे। तो हेडिंग लिखिए बच्चों, लॉ ऑफ मास एक्शंस। हेडिंग होती है लॉ ऑफ मास एक्शंस, ठीक है, इसको पढ़ते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। बहुत पहले की ये थ्योरी है, बहुत पहले की, कि इक्विलिब्रियम को जो है, जैसे इक्विलिब्रियम जो हम इक्वेशंस लिखते थे, उस इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को पहले जो है लॉ ऑफ मास एक्शन कहते थे, ठीक है। इसी को गुल्डबर्ग एंड वागे ने एक्सप्लेन किया था। तो आओ देखते हैं। तो जब पहले एनसीईआरटी में जाएंगे तो कहेंगे लॉ ऑफ मैक्सन्स, ये पहली जब शुरुआत की बात है जब केमिस्ट्री की, तो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस जो लिखते थे उसको हम रिप्रेजेंट करते थे लॉ ऑफ मास एक्शन से। तो अब लॉ ऑफ मास एक्शन को एक्सप्लेन करने में जो रोल थी वो थी गुल्डबर्ग एंड वागे, एक साइंटिस्ट थे, एनसीईआरटी में मिलेगी ये। इन्होंने लोगों ने बताया था कि किसी इक्वेशंस को कैसे जो है आप लिखते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका, मान लो कोई A है और ये B है, कोई रिएक्टेंट A और B है, रिएक्शन करेगी, प्रोडक्ट बनेगी, और इनके बीच में क्या आ गया? इक्विलिब्रियम, C और D आ जाएगा, ठीक है। मान लो इनके आगे कोई नंबर होगा, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा, तो हम इसको मान लो A मान लेते हैं, और ये B है, ये स्मॉल c है, स्मॉल d, जो नंबर से आगे लिख के बैलेंस किए होते हैं वही है, ठीक है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन जो पढ़ने जा रहे हैं आप, ठीक है, इसके बारे में लॉ ऑफ मास एक्शंस, इसके बारे में जो आप पढ़ने जा रहे हैं उन्हीं में। तो एक साइंटिस्ट थे, गुल्डबर्ग थे और वागे थे, ठीक है। इनका बड़ा सा नाम है लेकिन मैंने शॉर्ट नाम बता रहा हूँ। गुल्डबर्ग एंड वागे थे, इन्होंने बताया था इनके बारे में इक्वेशंस कैसे लिखते हैं, और इक्वेशंस को लिखने के लिए ही इसका नाम होता है लॉ ऑफ मास एक्शंस, यानी इसको कह सकते हैं द इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, आल्सो नोन एज इक्विलिब्रियम इक्वेशंस
the equilibrium equations is also known as law of mass actions. law of mass actions और किसने बताया था? गुडवर्ग एंड वागे ने बताया था। क्या बताया था? कहा था कि फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शंस, ये लिख सकते हैं, फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शंस रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट। ये लाइन लिख सकते हैं, फॉर द रिवर्सिबल reactions rate of reaction is directly proportional, rate of reaction is directly proportional active mass of the reactant, active mass of the reactant. For the reversible reaction rate of reaction is directly proportional active mass of the reactant. ये मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ाया, उसमें पढ़ाया था केमिकल काइनेटिक्स में। जैसे इसको लिखना हो तो अगर इधर रिएक्शन हो रही तो क्या हो रहा, ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में जा रही है, तो पढ़ाया था रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर, पढ़ाओ बता रहा था ना, ये ट्रिक पढ़ाया था, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर। तो पढ़ाया था अगर कंसंट्रेशन ऑफ ए है तो इसके आगे जो लिखा होगा ये पावर में जाएगा, कंसंट्रेशन बी है रिएक्टेंट का तो इसके आगे जो लिखा होगा वो बी में जाएगा। इसको आप हटाएंगे तो ये कौन सा है, रेट है, किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड में। तो आप इसे लिख सकते हैं फॉरवर्ड में, क्या लिखेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड, और ये हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, तो कौन सा कांस्टेंट के किस डायरेक्शन में है, फॉरवर्ड में। तो कहेंगे ए के पावर ए और बी के पावर स्मॉल बी, ये रहा। अगर यही रिएक्शंस फॉरवर्ड जा रही तो मान लो बैकवर्ड आ रही है, यानी ये फॉरवर्ड बैकवर्ड तो बराबर होगा ना, तो ये फॉरवर्ड की हो गई तो ये बैकवर्ड में आएगी, तभी तो इक्विलिब्रियम आएगी। तो कहेंगे रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशंस ऑफ किसके, अब ये हो जाएगा, इधर आ रही है तो अगर पहले ये जा रही तो तब ये रिएक्टेंट था, अब ये इधर आएगी तो ये रिएक्टेंट हो जाएगा। तो सी के पावर सी और डी के पावर स्मॉल डी, तो इसको हटाएंगे तो कांस्टेंट कहलाएगी, ऐसे कहेंगे रेट किसका है, बैकवर्ड की, ये कांस्टेंट हटाएंगे तो ये कहलाएगा के बी, और सी के पावर सी और डी के पावर स्मॉल डी। तो जो आगे नंबर होते हैं स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं उसको उसके पावर लिख दी जाती है। अब इक्विलिब्रियम आया होगा तो क्या कहेंगे, एट इक्विलिब्रियम्स। तो एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ये फॉरवर्ड बैकवर्ड रेट क्या होगा, बराबर होगा। तो कहेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड के, ये बराबर हो गया होगा। तो फॉरवर्ड की वैल्यू क्या है, तो आपकी फॉरवर्ड में ये है के एफ, ए के पावर स्मॉल ए और बी के पावर स्मॉल बी। ये बैकवर्ड में होगा के बी, सी के पावर स्मॉल सी और डी के पावर स्मॉल डी। मान लो कोई रिएक्शंस लिखा था जिसके इक्वेशंस बैलेंस में सबके आगे 1 1 था, तो मान लो मैं मान लेता हूँ कि ए या बी या सी या एंड डी स्मॉल डी कि सबकी वैल्यू कितना हो गई, मैंने बैलेंस में 1 लिखा था तो 1 हो जाएगी, तो ये पावर हट जाएगा, मैंने मान लिया। तो अब क्या होगा, अगर हम के एफ को यहीं रोक लेते हैं तो मेरा ये के एफ है और इसको डिवाइड कर देते हैं नीचे के बी से, तो यहाँ क्या रहेगा, ये सी हो जाएगा और ये डी है, क्योंकि हमने बोल लिया कि जो आगे कोफिशिएंट थे इसकी वैल्यू 1 है तो 1 मान लिया, और ये डिवाइड हो जाएगा ये ए और ये हो जाएगा बी कंसंट्रेशन। अब आप खुद बताओ बच्चों, के एफ अपान के बी ये क्या कहलाती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा के, तो ये बन जाएगी के, तो के बराबर क्या हो जाएगा आपका, यानी इसी को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यू क्यू लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम। तो जाएगा सी का कंसंट्रेशन अपान डी का डिवाइड बाई ए का कंसंट्रेशन सॉरी बी का कंसंट्रेशन। और बच्चों आप जानते हो कि ये सी और ये डी क्या है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, तो आप कहेंगे के इक्विलिब्रियम बराबर हो जाएगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन।
जो प्रोडक्ट होगा उसका कंसंट्रेशन, जो रिएक्टेंट होगा उसका कंसंट्रेशन। तो यानी ये आपका पता हो गया कि K इक्विलिब्रियम बराबर होता है P/R ये, और ये क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगी। और इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अभी मैं यूज करूँगा, तो इसको आप नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों आगे चलते हैं। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है बहुत यूज है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या यूज है आगे बताते हैं, आगे चलते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा, काफ़ी यूज है इसका। अभी तो आपने ये लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा, गुल्डबर्ग एंड वागे ने इसको एक्सप्लेन किया था, ये दो साइंटिस्ट थे, इन साइंटिस्ट के बारे में ये आपसे पूछा जाता है कि इक्विलिब्रियम किस पे डिपेंड करती है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, दो चीज़ें होती हैं। हम अभी पढ़ा रहे हैं आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, नॉट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ डिपेंड करती है टेम्परेचर पे और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती है। तो कहेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी जो बात हम पढ़ा रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी K, या इसका यहाँ से ब्रैकेट में लिखा होता है ये, इज़ ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। आपसे कोई चाहे, आप ये भी कह सकते हैं पूरे केमिस्ट्री भर में जहाँ भी रेट कांस्टेंट आता है वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। कह सकते हैं, कहेंगे ऑल के, जितना के आता है, ऑल के ऑफ केमिस्ट्री, पूरे केमिस्ट्री में कहीं भी जो के हो, ऑल के ऑफ केमिस्ट्री इज़ ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, सिर्फ टेम्परेचर पे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपसे पूछे कौन कौन, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप चाहे तो इसको KC कह सकते हैं, ठीक है, KA कह सकते हैं, KB कह सकते हैं, KW कह सकते हैं, ठीक है, KH कह सकते हैं, जहाँ जहाँ आप पढ़ोगे ये है, बहुत सारा है। KSP कह सकते हैं। पूरे केमिस्ट्री में जहाँ भी कांस्टेंट है, हम अगर C है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब कंसंट्रेशन में है। अगर A कहेंगे तो एसिड के लिए एसिड कांस्टेंट है, ये बेस के लिए है, वाटर का है, हाइड्रोलिसिस है, कि सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, ऐसे बहुत सारे कांस्टेंट है केमिस्ट्री में। चाहे जहाँ आप पढ़ेंगे तो ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगी अलग अलग रिएक्शंस में अलग अलग तरीके से, जैसे RNA से क्वेश्चन पढ़े होंगे तो वहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे जो मैं पढ़ाऊँगा वो ऐसे डिपेंड करेगी। अगर आपसे K कहा जाए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते हैं, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी तो वो रिएक्शंस कैसा होना चाहिए, वो रिएक्शन इंडोथर्मिक होना चाहिए, वो रिएक्शंस इंडोथर्मिक होगा। अगर कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट बात कर रहे हैं K की, तो अगर वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर पे है तो वो रिएक्शन कैसी होगी, वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, एक्सोथर्मिक होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंडोथर्मिक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एक्सोथर्मिक हो जाएगी। तो अगर आपसे देखा जाए यूनिट क्या है, अक्सर लोग यूनिट के बारे में पढ़ते हैं और कंफ्यूज रहते हैं, तो आओ देखते हैं यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हेडिंग लिखिए, यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, इसके बारे में जानते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो यूनिट होती है, जैसे मान लो हमने यहाँ लिख दिया K इक्विलिब्रियम, तो इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दो तरीके से, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम Kc के लिए पढ़ते हैं या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम Kp के लिए पढ़ते हैं, कंसंट्रेशन में पढ़ते हैं या प्रेशर में पढ़ते हैं, ये भी देखना होगा, दोनों में पढ़ी जाती है। अगर Kc है तो कंसंट्रेशंस के फॉर्म में होगा, मोल अपॉन लीटर के फॉर्म में होगा, अगर Kp होगा तो एटमॉस्फेरिक के बाद यानी प्रेशर्स के फॉर्म में होगा, एटमॉस्फेयर नहीं प्रेशर कह सकते हैं। तो अगर Kc पढ़ेंगे तो कंसंट्रेशंस लिखिएगा और कंसंट्रेशंस के पावर डेल्टा n कर दीजिएगा। अगर आप Kp निकालेंगे तो आप यहाँ प्रेशर लिखिएगा और प्रेशर्स के पावर डेल्टा n कर दीजिएगा। डेल्टा n क्या है, कोई भी रिएक्शंस हो गए उसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट
और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो आप कहेंगे डेल्टा एन क्या है दोनों के केस में, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। ये इसमें से घटा दीजिएगा और आपका डेल्टा एन निकल आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप एनसीईआरटी में जाएंगे तो आपके एनसीईआरटी में ये चीज़ लिखा होगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूँ, ये है आपका एग्जाम्पल। मान लो N2 है प्लस 3H2 है, ये गैस में है, ये भी गैस में है, और ये जो है इनके बीच में इक्विलिब्रियम आई होगी और ये बना होगा 2NH3 गैस के फॉर्म में। तो मान लो हमें Kc निकालना है, तो पहले इसका डेल्टा एन निकाल लीजिए। तो प्रोडक्ट में कितने हैं 2, रिएक्टेंट कितने हैं 3 + 1 यानी 4, तो -4 इक्वल टू आ गया -2। अब अगर हमें Kc के फॉर्म में निकालना है इक्विलिब्रियम, अगर हम Kc निकाल रहे हैं तो निकाल लीजिए। तो Kc बराबर क्या कहेंगे कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन को क्या बोलते हैं मोल अपॉन लीटर। कंसंट्रेशन का दूसरा नाम क्या पढ़ाया था मोल अपॉन लीटर। तो ये आपने मोल अपॉन लीटर लिख दिया कि पावर क्या लेंगे जो वैल्यू डेल्टा एन कितना आया -2। तो इसको ओपन करेंगे तो क्या निकल के आएगा बराबर हो जाएगा, कहेंगे मोल के पावर 2 और लीटर जो होगा, लीटर को हम लोग L कहते हैं, तो L का स्क्वायर हो जाएगा। ये रहा। अगर हम इसी चीज़ का अगर हम Kp निकालते हैं तो Kp में क्या लिखेंगे प्रेशर्स और प्रेशर्स के पावर हम लिखेंगे -2। प्रेशर बार में है, एटमॉस्फेयर में है, जिसमें आपका पूछा जाएगा उसमें देख लीजिएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बार में है तो ये लिखेंगे बार सिर्फ और -2 कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा। जिसमें प्रेशर एटमॉस्फेयर में है तो एटमॉस्फेयर में कह सकते हैं। तो जिसमें जो आपको पूछेगा उसे देख सकते हैं। एनसीईआरटी में अगर आप जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे देखेंगे एक कॉलम बना है, उस कॉलम में देखेंगे तो लिखा हुआ है कि के जो है इसका यूनिट भी होता है या यूनिट लेस होती है। अगर इसकी यूनिट होती है या यूनिट लेस होती है यानी कोई यूनिट नहीं है तो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मोल। अगर मान लो कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें दोनों बराबर नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बराबर हैं, तो उस केस में आप समझ सकते हैं कि उसका जो है आपका डेल्टा एन की वैल्यू 0 आएगा तो कोई यूनिट नहीं होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर ये गैस में है तब आप तो तीनों लेंगे। अगर मान लो कोई इसमें लिक्विड होता तो सिर्फ गैस का लेते। अभी मैं एक लाइन लिखा दूंगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब निकालेंगे, तो एक लाइन लिखाऊंगा कि कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट मोस्ट डिफ्यूज स्टेट में हो। मोस्ट डिफ्यूज स्टेट का मतलब क्या, अगर वो सॉलिड लिक्विड गैस है तो गैस को अगर कहीं आप स्प्रे कर दे तो पूरे रूम में बहुत जल्दी डिफ्यूज फैल जाती है, लेकिन लिक्विड को अगर आप गिराते हैं तो जल्दी नहीं फैल पाएगी, सॉलिड बहुत कम है। तो ये देखना होगा कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कौन कौन है। अगर सॉलिड के फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में, तो हम सिर्फ गैस को लेंगे। अगर रिएक्टेंट में हमारा सॉलिड और लिक्विड है तो सिर्फ हम लिक्विड को लेंगे। रिएक्टेंट में अगर हमारा प्रोडक्ट में खाली सॉलिड है तो हम नहीं लेंगे, उसकी यूनिटी होती है। तो ये बात अभी मैं समझा दूंगा। जैसे यहाँ तीनों गैस थे तो मैंने ले लिया। अगला देखता हूँ, ये तो आपका यूनिट आ गया। कुछ ऐसे भी पढ़ाएंगे जिसमें यूनिट जो है हो सकता ना आए, तो आपको रटना नहीं है। जिसमें आपके मोल्स प्रोडक्ट रिएक्टेंट के बराबर हो जाएंगे उसमें यूनिट नहीं आएगी। जैसे देखो ये रहा। अगर मैं मान लो एग्जाम्पल लेता हूँ, आपका एग्जाम्पल ये है कि H2 हो गैस के फॉर्म में और I2 हो गैस के फॉर्म में, इनके बीच में इक्विलिब्रियम आएगा और 2HI गैस के फॉर्म में बन गया। अब मान लो हमें इसका Kc निकालना है, तो Kc निकालेंगे तो क्या निकालेंगे कंसंट्रेशन लिखेंगे, और कंसंट्रेशन होता है मोल अपॉन लीटर। इसके पावर क्या लिखेंगे डेल्टा एन। तो अगर मान लो डेल्टा एन पहले निकाल लेते हैं, गैस के फॉर्म में है तो 2 इधर है, 1 + 1 इधर है, तो 2 - 2 = क्या गया 0। यहाँ रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा मोल अपॉन लीटर के पावर क्या रखेंगे 0। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कोई वैल्यू नहीं। अगर किसी की पावर 0 हो तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो इसका मतलब क्या होगा नो यूनिट्स। तो ऐसे केस में कोई यूनिट ही नहीं होगा। किसका यूनिट नहीं होगा, चाहे Kc हो चाहे Kp हो, यहाँ पे क्या होंगे दोनों के लिए कोई, यहाँ प्रेशर लिखेंगे तो प्रेशर पावर 0 करेंगे तो ये हो जाएगी नो यूनिट। तो ये कोई यूनिट नहीं होगी, यानी यूनिट लेस हो जाएगी। वो डिपेंड करता है कि मोल क्या है। तो ध्यान रखिएगा मोल पे बहुत डिपेंड करती है। अगर आप कोई भी निकालेंगे, जैसे इसका था
यहाँ पे तो आप चाहो तो इसे ये दिखाया, ये हो गया। अगर आप यहाँ पे निकालते Kp तो क्या कहते प्रेशर की पावर क्या कहते हैं 0, तब भी क्या हो जाती कोई यूनिट नहीं। अगर किसी के पास 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी यूनिटलेस हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है, ध्यान दीजिएगा। अगर कभी कभी हम कैसे पहचानेंगे कि लिक्विड है, गैस है या क्या है, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको ये बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना होगा कि कौन सा किस फेज में है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम ये लाइन आप लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। मेरे पास एनसीईआरटी है तो मैं एनसीईआरटी में देखता रहता हूँ कि कोई चीज़ आपकी छूट तो नहीं रही है, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है, वही पढ़ना है आपको। तो एक लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि फॉर इक्विलिब्रियम, ऐसे लिखा सकते हैं, फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली दोज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, दोज ओनली कह सकते हैं ओनली दोज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर यूज्ड कब यूज करेंगे, आर यूज्ड विच आर present in most diffuse state। अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है तो आपको देखना होगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस स्टेज में है, ये ध्यान होगा। जैसे मान लो हम देख रहे हैं उसमें 3 तरह के रिएक्टेंट हैं, जैसे एक रिएक्टेंट है सॉलिड और मान लो दूसरा रिएक्टेंट है लिक्विड और उसी में प्रोडक्ट बना है गैस। तब आप इन दोनों को निगलेक्ट करेंगे, सिर्फ गैस को लेंगे। अगर मान लो लिक्विड है रिएक्टेंट में और जो है गैस है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मिला के गैस है, लिक्विड और गैस में है, तब आप इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, मोस्ट डिफ्यूज स्टेट में ये होगा। और अगर मान लो कि आपका जो है इस कंडीशन में, यानी जो है आपका सॉलिड है और गैस है, तो ये मोस्ट डिफ्यूज स्टेट में नहीं होता है, सिर्फ इसको कैलकुलेट करेंगे। तो आपको देखना होगा कौन किस स्टेज में है, उस हिसाब से लेंगे। अगर सॉलिड लिक्विड है तो लिक्विड को लेंगे, सॉलिड और लिक्विड है तो मोस्ट डिफ्यूज स्टेट में ये होता है, तब इसको नहीं लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि आपको किसको कब लेना है, ये बहुत ध्यान होना चाहिए मोस्ट डिफ्यूज स्टेट्स में, ठीक है। तो जो है इस चीज़ को बहुत ध्यान होना चाहिए। तो अब बच्चों जो है इक्विलिब्रियम ये हो गया, इक्विलिब्रियम के बारे में देख लिया, ठीक है। इक्विलिब्रियम किस पे डिपेंड करती है ये भी आपको हो गया। कब आपको कौन सा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कब मोस्ट डिफ्यूज स्टेट में होगा ये भी आपने देख लिया, ठीक है। इससे पता हो गया कि कैसे आप कैलकुलेट करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। अब आपको मैं ये बताने वाला हूँ बच्चों कि कैसे कोई रिएक्शंस को आप लिखते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाती है। तो लिखिए वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज, वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज, वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज, ठीक है। चेंज द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ इक्वेशन, कह सकते हैं चेंज बाय चेंज इन रिप्रेजेंटेशंस, बाय चेंज इन रिप्रेजेंटेशंस ऑफ इक्वेशंस। कह रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाएगी। कब चेंज हो जाएगी, जब आप रिएक्शंस को रिप्रेजेंटेशंस ऑफ इक्वेशन या रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शंस भी कह सकते हैं, इक्वेशन या इसको आप कह सकते हैं रिएक्शन। यानी कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदल सकती है अगर आप रिएक्शंस बदल देते हैं। तो कैसे बदलेगी ये देखते हैं, ये है वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज बाय चेंज इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन। जैसे मान लो सिंपल तरीके से एनसीईआरटी का ही पॉइंट है कि अगर आप कोई लेते हो H2 + I2, देखो ये हो गया H2 गैस के फॉर्म में था प्लस I2 गैस के फॉर्म में था, इससे 2HI बन गया गैस के फॉर्म में,
मान लो अगर इसको एनसीईआरटी में जाते हैं तो ये लाइन मिलेगी। अगर ऐसा आप निकालें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो आराम से निकाल सकते हैं। कैसे कहेंगे? Kc इक्वल टू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ये हो गया, जो इसके आगे लिखा होता नंबर वो पावर जाता है, ये पावर हो जाएगा, ये हो जाएगा H2, ये पावर जाएगा, ये भी I2 जो है पावर जाएगा। ठीक है, इसकी Kc हो गई। इसी क्वेश्चन को मैं पलट के लिख, देखो ये पहले ही लिखा था, अब हमने बाई चेंज कर दिया, रिप्रेजेंटेशन चेंज कर दिया, यानी 2HI से इससे बनेगा आपका H2 गैस प्लस आपका बनेगा I2 गैस। इसमें लिखेंगे तो मान लो K डैश है तो ये हो जाएगा H2 और ये I2 कंसंट्रेशंस डिवाइड बाई HI के पावर कितना हो जाएगा 2। तो देखिए इनमें कंपेयर करिए तो ये रिएक्शंस पलटा हुआ है तो इनकी वैल्यू भी पलट जाएगी। तो अगर आपसे कहा जाए Kc डैश क्या होगा तो कहेंगे Kc डैश जो है 1/Kc हो जाएगी। यानी इसका मतलब है कि पहले इक्वेशंस ऐसे था, हमने रिवर्स करके रख दिया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदल जाती है। हेडिंग था वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज बाय चेंज इन रिप्रेजेंटेशंस ऑफ रिएक्शंस। रिएक्शन को रिप्रेजेंटेशन करने से वैल्यू चेंज, यानी ये ऐसे लिखी थी, पलट के लिख दिया तो Kc जो है Kc डैश 1/Kc हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप एनसीईआरटी में जाते हैं तो इसके बारे में पूरा डिटेल लिखा हुआ है, पूरा डिटेल्स। तो इसको मैं कुछ ट्रिक बताता हूँ, फिर आपको एनसीईआरटी जो है आप जाएंगे तो वहाँ पे ये लाइन मिलेगी तो बताता हूँ। पहले इसको मैं यहाँ पे ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, तो ये रहा ट्रिक्स आपकी। जैसे मान लो ये है ट्रिक, अगर कोई क्वेश्चन से लिखा हुआ है, जैसे अगर मान लो ये A है और A से क्या बना आपका B, तो हमने कह दिया कि इस टाइम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लो K है या कह दिया Kc है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने K कह दिया। दोबारा मैंने अगर इस यही रिएक्शंस है, मैंने इसको ऐसे कर दिया हाफ A और ये मैंने कहा था ना रिप्रेजेंट करने में बदल जाएगी, मान लो हाफ B है, यही है। तो पहला ये था तो इसका A है। आपकी मान लो हमने कहा Kc डैश है तो क्या आएगा, तो ध्यान देना, देखो ये क्वेश्चंस का ये आधा लिखा है तो ये वैल्यू बदल जाएगी। तो जब भी कोई लिखा हो, मेरा ट्रिक है कि जैसा लिखा हो, अगर मान लो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आप मुंडी पे जाइएगा, यानी K के पावर हाफ कर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, यानी K इस वाले K को हमको इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करना है तो हमने कहा Kc डैश इक्वल टू जो ये K पावर था, यानी पहले इक्वेशंस को आप कंपेयर करते हैं दूसरे से, तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो इसके मुंडी पे आपको डिवाइड कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या आ जाएगी √K। अगर मान लो यही इक्वेशन से हम इसको इक्वेशन ये, अब हम इस इक्वेशन को इसको देखा था, अब इसी इक्वेशन को मैं यहाँ पे कंपेयर करता हूँ, इसको छोड़ दो, अब रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो हमने कहा ये A है, इसके जो है ये B बना। अगर मैंने इसको 2 कर दिया, इसको 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तब क्या होगा, पहले वाला K दिया था, अब की क्या होगा, मान लो हमने Kc डैश इस के लिए क्या होगा, तो इसके आगे अगर आपका पावर है तो यहाँ पे चाहे आपने डिवाइड को तो डिवाइड किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हैं तो इस पर मल्टीप्लाई कर देना। ध्यान दीजिएगा, तो आपका पहला इक्वेशंस जो लिखा है दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, पहले वाले को इससे कंपेयर कर रहे हैं। तो देखो पहले K था तो आपकी K का स्क्वायर हो जाएगा। आप मान लो पलट दीजिए, इक्वेशन पलट के लिख दिया वाला, ये वाला इक्वेशन अब दोबारा मैं फिर लिख रहा हूँ इस वाले से इससे कंपेयर। तो मैंने कहा ये B है, इनके A के बीच में इक्विलिब्रियम आ गया। तब अब K इससे और इससे कंपेयर करेंगे तब क्या होगा, तो B वाला इक्वेशन पहले वाले पलटा है तो इसको पलट के लिख देना। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे करना होगा। तो ये सब तरीके होते हैं आपको बताने के लिए। ये जो है अगर ये क्वेश्चन है इस तरह कंपेयर करना है, अगर आपने सबको डिवाइड किया है तो इसको मुंडी पे डिवाइड कर देना, आप सबको मल्टीप्लाई किए हैं तो मुंडी पे जितने मल्टे उतने कर देना, अगर आपने रिवर्स किया है तो पहले वाले को रिवर्स करके लिख देना। यही है आपका तरीका समझने की। इस पर सवाल आता है, बहुत बार आया है, इस पर मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, काफ़ी क्वेश्चन इस पर आते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक सवाल है ये दिया है, अगर इसी चीज़ को आप एनसीईआरटी में जाते हैं, ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी में जाएंगे तो ये एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है। ठीक है, हम बता देते हैं एनसीईआरटी, आप पेज नंबर पे जाते हैं
तो ये 201 पे पेज नंबर पे एनसीईआरटी ने सेम ऐसे लिखा है, लेकिन उसको लिखने का रिप्रेजेंटेशन अलग है। कैसे लिखा है? इधर लिखा है उसने केमिकल, इधर लिखा है उसने केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, केमिकल इक्वेशंस लिखा है इधर लिखा है केमिकल इक्वेशंस, और एनसीईआरटी में इधर जाएंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वही सेम है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वही जो ऊपर मैंने लिखा है, इसी को मैं एनसीईआरटी फॉर्म में दिखाता हूँ। ये रहा। कैसे दिखेंगे? मान लो कह रहा है ए है, ये बी है, इनके बीच में इक्विलिब्रियम आएगा तो सी प्लस डी होगा। ये स्मॉल ए है, स्मॉल बी है, स्मॉल सी है, स्मॉल डी है। तो कह रहा है इक्विलिब्रियम अगर आपको निकालना है तो इसके लिए मान लो के सी है। अब उसने क्या कर दिया, फिर ये कह रहा है कि अगर हम इसी रिएक्शंस को ऐसे लिख देते हैं, सी डी, इससे बनता है ए, ये बनता है बी, यानी जो है यहाँ स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ए, स्मॉल बी कर दिया, यानी क्या कर दिया, इक्वेशन पलट के लिख दिया है। तो अगर पलट के लिखेंगे तो के सी डैश क्या हो जाएगा, 1/Kc के। अगर इन्हीं को फिर ऐसे ऊपर वाले रिएक्शन लिखा हुआ वो है, दूसरा फिर लिख रहा है, कह रहा है ये ए है, ये बी है, तो ये स्मॉल बी, स्मॉल सी, फिर इनसे बनता है सी और बनता है डी, ये स्मॉल सी, स्मॉल डी। कहा इसको अगर हम एन स्मॉल एन लिख दिया, एनसीईआरटी वर्ड है ये, इसका मतलब मल्टीप्लाई किया है। तो अगर रिएक्शंस को मल्टीप्लाई किया है तो आप भी आराम से कर सकते हैं, वही आपको मैं ऊपर दिखाया हूँ। अगर पूरे क्वेश्चन करेंगे तो आपकी के सी डैश क्या हो जाएगा, जो लिखा हुआ है उसको लिखिएगा के सी और उसके मुंडी पे लिख दीजिएगा एन। ये एनसीईआरटी कहती है, कोई दिक्कत नहीं, पहले से कंपेयर करना है। ये पहला इक्वेशन है, मान लो ये क्वेश्चन दिया रहेगा, इसकी वैल्यू के सी है, और दूसरा क्वेश्चन ये दिया है, तो कहें के सी डैश क्या होगा, तो पलट के लिखा है तो 1/, ये वाला को 1/Kc कर देंगे। अगर मान लो एक क्वेश्चन लिखा है, इससे मल्टीप्लाई किया गया है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये है इक्विलिब्रियम्स, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है रिप्रेजेंटेशन से भी बदल जाती है, टेम्परेचर के चेंज करने से चेंज हो जाती है। तो आप इस चीज़ को ध्यान सकते हैं कि कैसे जो है इसको पढ़ना होगा और कैसे क्वेश्चन। बच्चों एक सवाल है, फॉर द रिएक्शन H2 + I2 2HI बनेगा, इसकी के की वैल्यू दिया है, कह रहा देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, इसके लिए। तो देखो सवाल दिया है, पहले का वैल्यू क्या दिया है, पहले आप दिया है H2 + I2, इससे बनेगा 2HI, तो इसकी वैल्यू तो आपका दिया है कि बराबर कितना दिया, 100। दोबारा फिर देखिए तो दोबारा में रिप्रेजेंट करने से चेंज हो जाएगी के की वैल्यू, तो ये क्या है, हाफ H2 + हाफ I2, एक इसमें जो H2 है प्लस हाफ I2 है, ये रहा। तो ये हाफ H2 + हाफ I2 दिया है। तो कंपेयर करिए, मान लो के सी डैश निकालना है, इसके लिए क्या होगा, मान लो के सी डैश क्या होगा, तो देखो रिप्रेजेंट करिए। तो के सी डैश क्या लिखा है, पहला वाला ये, दूसरा पलट के लिखा है, तो कहेंगे पलट के लिखा है, तो हमने 1/K कर दिया। लेकिन इसको डिवाइड भी है, तो आप पलट के लिखे और इसको डिवाइड भी किया है, तो इस वाले के को डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 1/√K, तो यानी 1/√, मतलब 100, तो इसका कितना हो जाएगा, 1/10 इक्वल टू कितना होएगा ये, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो के सी डैश की वैल्यू, यानी इक्वेशंस जो लिखते हैं, रिएक्शंस लिखते हैं, अगर इसको रिप्रेजेंट करने की तरीका बदल देते हैं तो के की वैल्यू बदल जाएगी। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा, और इक्विलिब्रियम का जो है नेक्स्ट लेक्चर आपको नेक्स्ट डे मिलेगा, इसके आगे कंटिन्यू करते रहेंगे।